एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बैकएंड के अंदर, ठीक है, डिज़ाइन रेस्ट एपीआईज एंड बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो आप सोचेंगे कि इसका क्या मकसद है और क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो देखो, जो भी हम एपीआईज क्रिएट करते हैं बैकएंड के अंदर, उसको एक बेस्ट प्रैक्टिस कैसे फॉलो करके आप क्रिएट कर सकते हैं, उसी को आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपसे एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि पढ़ सकते हैं कि डिजाइन रेस्ट एपीआईज बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द रेस्ट एपीआईज। ठीक है। तो रेस्ट एपीआईज कुछ नहीं होता है। रेस्ट एपीआईज का जो फुल फॉर्म आप समझोगे तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, मतलब कि ये होता है कि उसका यूज करके हम कोई काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कोई एक पोस्ट क्रिएट कर रहा है, लेट सपोज हम ब्लॉग वेबसाइट का ही एग्जांपल का जो एक एग्जांपल लेके आपको समझाता है कि आपको अगर एक ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करना है तो उसके अंदर क्रिएट का एक रेस्ट एपीआई बैकएंड के अंदर हम खुद बिल्ड करते हैं, राइट। तो उसको जब बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर कैसे हम बिल्ड करते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है जिसको हम बैकएंड के अंदर राइट डाउन करते हैं, तो उसी को हम रेस्ट एपीआईज बोलते हैं। ठीक है। जो कि एक नॉर्मल भाषा में अब एपीआईज बोलते हैं। एपीआईज का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। तो ये होता है। अब यहाँ पे हमने इसका एक लाइन के अंदर डिफिनेशन भी राइट डाउन किया है कि एन एपीआई इज ए कलेक्शन ऑफ ए रिसोर्स एंड यू यूज एचटीटीपी मेथड टू ऑपरेट ऑन देम। मतलब कि ये हुआ कि एक एपीआई जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रिसोर्स होता है, उसके अंदर बहुत सारा रिसोर्स होती है। ठीक है। वो यूज करता है एक एचटीटीपी मेथड्स। जो एचटीटीपी का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। उसके मेथड का यूज करके हम किसी भी एपीआई के कलेक्शन को, रिसोर्स को काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल नॉर्मल सा है, एग्जांपल ऑफ रिसोर्स, जैसे कि यूजर हो सकता है, यूजर्स मल्टीपल यूजर्स के डाटा उसके पास हो सकता है। ठीक है। पोस्ट का डाटा हो सकता है उसके पास, ऑर्डर्स का डाटा हो सकता है उसके पास, प्रोडक्ट का डाटा हो सकता है। ठीक है। सबके लास्ट में आप एस देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिंगल इंग्लिश के अंदर सिंगुलर एंड प्लुरल कंसेप्ट पढ़े होंगे तो उसके अंदर सिंगल के लिए, जैसे कि आप सपोज करो पोस्ट है, यहाँ पे पोस्ट आ गया तो पोस्ट एक सिंगल होती है, पोस्ट आपका डबल हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल हो सकती है। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के अंदर लिखा है सबसे पहले बैड। जैसे कि अगर कोई यूजर का क्रिएट यूजर करने जा रहा है, तो सपोज करो वो यूजर क्रिएट करने जा रहा है, तो हमको एपीआई जो लिख रहे हैं यानी रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर क्रिएट यूजर लिखने का क्या मतलब है। और डिलीट पोस्ट करने जा रहा है तो डिलीट पोस्ट करने का क्या मतलब है। लेट सपोज हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो यूजर क्रिएट कर रहे, तो एक सिंगल यूजर तो होगा नहीं, मल्टीपल यूजर हो सकता है। तो आप यूजर्स लगा सकते हो, अदरवाइज आप सिंगल सिर्फ स्लैश लगा के वहां पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। या पोस्ट से लगा सकते हो, क्योंकि वहां पे आपका मल्टीपल यूजर होगा ना ऑलरेडी। उसके बाद एक न्यू यूजर क्रिएट करने जा रहा है तो मल्टीपल यूजर और न्यू यूजर का दोनों को जब ऐड करोगे तो प्लुरल ही हुआ ना, क्योंकि ऑलरेडी कुछ यूजर ऑलरेडी वहां पे उस डाटाबेस के अंदर है जिस डाटाबेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के ही इस तरह कुछ फॉलो किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल है रेस्ट एपीआईज का, उसको भी हमने लिखा है। क्लाइंट सर्वर सेपरेशन होती है। ठीक है। उसके बाद स्टेटलेस होता है। उसके बाद यूनिफॉर्म इंटरफेस होती है। उसके बाद रिसोर्स बेस्ड यूआरएल होता है। अब इन चारों को एक एक करके, मतलब कि यहाँ पे हम छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट में राइट डाउन किए, उसी को समझते हैं। देखो क्लाइंट सर्वर अब सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसे कि देखो हम जो भी फुल स्टैक वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें दो तरह का मतलब पार्ट होती है। फर्स्ट इज द फ्रंट एंड एंड सेकंड इज द बैक एंड, जिसको हम सर्वर साइड बोलते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे कि जो भी सर्वर के अंदर यानी कि बैकएंड के अंदर जो भी कोड लिखा है उसी हिसाब से हम अपने फ्रंट एंड के अंदर जिस भी चीज़ को, मतलब जिस भी एपीआई के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं, जैसे लेट सपोज हम किसी यूजर का डाटा ही फेच कर रहे हैं या किसी यूजर का पोस्ट क्रिएट करना है, राइट। तो उस हिसाब से डिपेंड होती है फ्रंट एंड आपका जो होता है ना, जितना भी फ्रंट एंड के ऊपर आर्किटेक्चर देखते हो यूआई के ऊपर, वो आपके बैकएंड के ऊपर डिपेंड होती है। जो भी बैकएंड से डाटा उसको मिलता है वो यूआई को ऊपर आपको शो दिखाता है। तो वहीं पे यह बोल रहा है कि फ्रंट एंड एंड बैकएंड आर डिपेंडेंट। उसके बाद बैकएंड एक्सपोज डाटा वाया एपीआई, मतलब जिसमें बैकएंड के अंदर जो भी डाटा है उसके अंदर से हमको फेच करना है या एक्सपोज करना है तो उसको एपीआई का यूज करके फेच करते हैं। जैसे कि दो तरह से हम फेच करते हैं। फर्स्ट इज द फेच एपीआई मेथड एंड सेकंड इज द नो एक्सियोस मेथड होती है, राइट। जो कि ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका हम बता रहे हैं किस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। ठीक है।
तो यहाँ पे आई थिंक वन वीडियो हमने अपलोड किया था जिसके अंदर यहाँ पे सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट फुल गाइड है ना, इसी के अंदर ना हमने एपीआई के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो आप जाके देखना। उसके बाद आपका आता है स्टेटलेस। अब देखो, स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि आप समझोगे कि इसके अंदर कोई स्टेट नहीं होता है, ठीक है। नो ईच रिक्वेस्ट कंटेंट ऑल इन्फो नीडेड। जैसे कि स्टेटलेस के अंदर जाओगे तो आपका जो भी यूआई होती है ना, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन बता। लेट सपोज आपको किसी यूजर का डाटा फेच करना तो उसके स्लैश में मी लगा होता है ना, दैट इज द स्टेटलेस के अंदर आता है, ठीक है। अगर क्रिएट करना तो स्लैश लगा कर सकते हो। अगर यूजर्स पोस्ट है, पोस्ट का पूरा डिटेल फेच करना तो स्लैश करके पोस्ट वाले डाटा फेच कर सकते हो, राइट। तो वो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको बताना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि नो सर्वर मेमोरी आर प्रीवियस रिक्वेस्ट, मतलब कि सर्वर के पास कोई भी प्रीवियस रिक्वेस्ट का मतलब की जानकारी नहीं होता है। इसके अंदर हम JWT कॉमन रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। JWT का मतलब होता है कि जेसन वेब टोकन, राइट। अगर आप इसको भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर या उससे पिछले वाले वीडियो के अंदर आई थिंक, हाँ, यहाँ पे इस वाले के अंदर हम इन डिटेल में कवर किए हैं कि क्यों ये JWT का मतलब होता है कि इसको आप खुद से हैंडल करते हो, ठीक है। इसको सर्वर नहीं हैंडल करता। अगर आप वही सेशन के अंदर जाओगे तो वो सर्वर आपका हैंडल करता है, ठीक है। अगर आप जब तक वेबसाइट के अंदर लॉगिन है तब तक आपका डाटा वहाँ पे रहती है, अदरवाइज आप जैसे लॉग आउट हो जाओगे तब तक वहाँ से रिमूव हो जाओगे। लेकिन JWT के अंदर ये है कि आप लॉगिन होगे, आप जब तक JWT का आपका उसमें एक्सपायरी टाइम होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम भी लॉगिन हो, अगर उसका एक्सपायरी टाइम 2 आवर या 1 आवर सेट है तो वहाँ से आप लॉग आउट हो जाओगे, राइट। ये था। उसके बाद आपका आता है यूनिफ़ॉर्म इंटरफ़ेस, ठीक है। यूनिफ़ॉर्म मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे यूआरएलएस है, एचटीटीपी मेथड्स है, इसमें कंसिस्टेंस यूआरएल पास करते हैं एंड एचटीटीपी मेथड्स को पास करता है। अब आप बोलोगे जो एचटीटीपी मेथड्स के अंदर क्या होता है, अभी थोड़ा देर में आगे हम समझते हैं। तो फिलहाल के लिए यही है कि इसके अंदर कोई कंसिस्टेंट यूआरएल पास करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो डोमेन हो गया, लेट सपोज आप किसी भी abcd.com/create/post/me समथिंग या /login/signup का हो सकता है यूआरएल, ठीक है। रिसोर्स बेस्ड यूआरएल भी हो सकता है। यूआरएल रिप्रेजेंट द रिसोर्स नॉट एक्शन, ठीक है। ये सिर्फ रिसोर्स आपको बताता है कि हाँ आप अभी इस पाथ पे, लेट सपोज अभी यही समझोगे तो ये हमारा, तो ये जो यूआरएल है ये दिस इज द नोशन साइट जो कि नोशन ने हमको प्रोवाइड किया। उसके बाद हमारा जो इस फाइल का ये वाला यूआरएल है, जैसे कि डिजाइन रेस्ट एपीआईज बेस्ट प्रैक्टिस जो कि हमारा इस हेडिंग का नाम है, एंड देन दिस इज द आईडी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी नोशन प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया, ये मतलब कि सेम है। अगर इस चारों को अगर एक वर्ड में बोला जाए तो कुछ नहीं होता है कि अगर आपका जो भी कोड राइट डाउन करो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उस जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड पर निर्भर है। जो बैक एंड का कोई भी डाटा हम फेच करते हैं उसको एक एपीआई का यूज करके फेच करते हैं, चाहे आप वो फेच का मेथड का यूज करो, चाहे वो आप एक यूज का यूज करो, राइट। उसके बाद स्टेटलेस आता है। स्टेटलेस के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बताना पड़ता है कि आप क्या करना, मतलब किस राउटिंग पे हो आपका। जैसे कि अगर आप क्रिएट करना चाहते हो पोस्ट तो उस राउट पे हो, ठीक है। एंड जो भी प्रीवियस रिक्वेस्ट होती है वो आपका सर्वर साइड के अंदर स्टोर, जैसे कि मान लो कि अभी आपने लॉगिन पे हो और इससे पहले आप साइन अप पे थे तो वो वाला इस केस में हैंडल नहीं होती है, ठीक है। इसको आपको हैंडल करना है तो उसके लिए आप JWT को यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज़ द स्टेटलेस, राइट। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म आता है। तो यूनिफॉर्म के अंदर कुछ यूआरएल होती है और एचटीटीपी मेथड होती है, जैसे कि गेट पोस्ट हो सकता है, अभी आगे देखते हैं ये वाला। एंड उसके बाद रिसोर्स यूआरएल के अंदर समथिंग आती है, ठीक है। यूआरएल रिप्रेजेंट करता है बट एक्शन नहीं दिखाता। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे है तो ये आपका यूआरएल हो गया, दिस इज द रिसोर्स बेस्ड यूआरएल होता है, ठीक है। एचटीटीपी मेथड क्या होता है? एचटीटीपी मेथड कुछ नहीं होता है। जैसे कि कोई भी काम करते हैं ना, किसी भी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट क्रिएट करना, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम का, ठीक है। इंस्टाग्राम पे हम क्या क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट तो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। अगर पोस्ट आपका है तभी डिलीट कर पाओगे, किसी और का पोस्ट आप डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी और पोस्ट को आप लाइक कर सकते हो, किसी को आप फॉलो कर सकते हो, किसी को आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड उस कमेंट के ऊपर भी लाइक कर सकते हो, समथिंग ये सब होती है फंक्शनैलिटी। तो ये सब जो है ना, ये सब सिर्फ आपको जो भी एचटीटीपी मेथड होता है उसी का यूज करके हम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहला मेथड गेट। तो गेट क्या होता है? गेट का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको डाटाबेस के अंदर से फेच करना है, या मतलब फेच करना है, या रीडायरेक्ट या एक्सपोज बोल सकते हो, तो उसके लिए आप गेट मेथड का यूज कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि गेट के अंदर रीड डाटा, ठीक है। तो आपके कुछ डाटा आएगी उसको आप रीड ही कर सकते हो ना,
तो अगर आप लेट्स सपोज़ यूज़र का जो भी यूज़र्स का इन्फॉर्मेशन है जो कि एडमिन फेच करना चाहता है, तो वाला इस राउट पे आके वो फेच कर सकता है, ठीक है? उसके बाद आती है पोस्ट। तो पोस्ट आप उस केस में कर सकते हो, लेट्स सपोज़ हम अभी इंस्टाग्राम का केस समझे थे, ठीक है? इंस्टाग्राम में आप लॉगिन करते हो, अकाउंट क्रिएट करते हो, दिस इज़ द पोस्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद कोई पोस्ट क्रिएट करते हो, दिस इज़ द आल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद आप किसी के अकाउंट पे मतलब किसी के पोस्ट के लॉगिन करते हो, दिस इज़ द आल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट। कमेंट करते हो, दिस इज़ द आल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट? एंड जैसे कि हम फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, दिस इज़ द आल्सो पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट? तो ये सब पोस्ट रिक्वेस्ट होते हैं। अब ये कैसे इमेजिन कर सकते हो कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट है, तो वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप कोडिंग करोगे तो आपको इस पे अनुभव हो सकता है, ठीक है? देन आता है आपका पुट रिक्वेस्ट। अब देखो, जो पुट रिक्वेस्ट है, इसमें और आपका एक और है पैच रिक्वेस्ट, ठीक है? इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है सेम ही है। इससे भी हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है? ये पुट जो है ना, ये डाटा को रिप्लेस कर देता है। जैसे कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करना है, जैसे कि नेम अपडेट करना है इंस्टाग्राम पे, तो जो आपका प्रीवियस नेम था वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी कि पूरे डाटा को रिप्लेस करके न्यू एंट्री को वहाँ पे ऐड करता है, ठीक है? तो ये होती है, जैसे कि यहाँ पे इसको करने के लिए आपको क्या करना है, कोई यूज़र्स के अंदर किस यूज़र की इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट करना चाहते हो, तो उसका आईडी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? ये होती है। बट पैच के अंदर क्या होता है, पैच आपका वो है कि उसके अंदर आप पार्शियली अपडेट करते हो। सपोज़ करो आप किसी पोस्ट के डाटा को अपडेट करना चाहते हो, ठीक है? तो उसके अंदर इमेज होती है, डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, टैग होती है एंड उसका आपको जैसे कि कुछ उसके अंदर कुछ और समथिंग होती है, किसी को आप टैग कर रहे हो, तो आप क्या ऐड अपडेट करना चाहते हो, तो वो पार्शियली अपडेट होती है, एक चीज़ अपडेट होगा, बाकी सब सेम रहती है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे उसके लिए भी सेम आपको राउटिंग बताना पड़ेगा, मेथड के अंदर पैच पास करो और आईडी पास कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद डिलीट के अंदर भी सेम होता है, बट डिलीट का मतलब होता है रिमूव द डाटा फ्रॉम डाटाबेस, ठीक है? डाटाबेस के अंदर से आप जो भी आईडी यहाँ पे पास करोगे, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपका एचटीटीपी मेथड होता है। अब एचटीटीपी मेथड के अंदर ही आप जितने भी कोडिंग करोगे ना, वो उसी के अंदर, ठीक है? इसी 5 मेथड का यूज़ करके हम अपने रेस्ट एपीआईज़ के अंदर जो भी काम परफ़ॉर्म करते हैं, वही होता है, ठीक है? उसके बाद आता है, हमने यहाँ पे कुछ रिसोर्स नेमिंग के लिए ऐड किया है, जिसको आप पढ़ सकते हो, बट फिर भी मैं बता रहा यूज़ ए प्लुरल नाउन, ठीक है? प्लुरल नाउन आप मैक्सिमम केस में यूज़ करना। जैसे कि यूज़र्स का कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उसके अंदर मल्टीपल यूज़र हो सकता है, उसके लिए आप यूज़र्स यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक सिंगल ऑर्डर हो सकता है, मल्टीपल भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है? अवॉइड करना है आपको वर्ब। जैसे कि अगर किसी डाटा का किसी यूज़र का इन्फॉर्मेशन गेट करना है, तो गेट यूज़र्स नहीं लिख सकते हो। दिस इज़ द फंक्शन इंडिकेटर, राइट? ये फंक्शन का नेमिंग हो सकता है। उसके बाद आप अपडेट नहीं कर सकते हो, अपडेट यूज़र करना है तो सिंपल आप उसका आईडी बता सकते हो यूज़र्स के अकाउंट पे जाके, ठीक है? नेस्टेड रिसोर्स कर सकते हो, ठीक है? नेस्टेड रिसोर्स कर सकते हो, ठीक है? जिसके अंदर यूज़र्स 10 एंड कुछ इस तरह आप नेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है? अब आप इसको पढ़ना समझना, ठीक है? देन आपका आता है एचटीटीपी स्टेटस कोड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसी के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा स्टेटस कोड रिटर्न करें, या हमारे पास जो एरर आती है तो उसके अंदर स्टेटस कोड क्या है, उसी को हमको समझना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एचटीटीपी स्टेटस कोड को राइट डाउन किया, अगर 20 मतलब 2 से स्टार्टिंग, जैसे कि 200 हो गया, 201 हो गया, तो दिस इज़ द ओके केस आती है। जैसे 200 है तो ये ओके में मतलब कि आपका काम जो कर रहे थे वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है? इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है? उसके बाद आता है 201। 201 का मतलब होता है कि क्रिएटेड, मतलब कि आपका जो भी आप काम कर रहे थे वो सक्सेसफुल क्रिएट हो गया है, ठीक है? एंड मतलब इस क्रिएट के काम में जैसे कि आपका अकाउंट क्रिएट करना है, पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है? तो उस केस में आप 201 को पास कर सकते हो। 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, मतलब जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो बैड रिक्वेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो उसके लिए हम 400 को पास करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है 401। 401 का मतलब अनऑथोराइज़, यानी कि आपका जो राउटिंग है, इस राउटिंग के ऊपर आपका एक्सेस नहीं है, बट आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप 401 पास कर सकते हैं या 403 पास कर सकते हैं, राइट? दोनों हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं। एंड 404 का मतलब होता है कि नॉट फाउंड, मतलब कि कोई भी हम डाटा, जैसे कि एक यूज़र का आईडी कोई भी रैंडम डाल के और डाटाबेस को कॉल करें, वहाँ से उसका इन्फॉर्मेशन फेच करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमको वो डाटा नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या करते हैं, 401 को पास करते हैं, बिकॉज़ नॉट फाउंड, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, ठीक है? उसके बाद आपका आता है 500। 500 का मतलब होता है सर्वर एरर।
तो आपको कुछ इस तरह हम पास कर सकते हैं। अभी हम इसमें सिर्फ़ जो राइट डाउन किया है ना उसी को समझते हैं। देन अभी हमने यहाँ पे जैसे कि ब्लॉग वाला वेबसाइट क्रिएट किया था, उसी का यहाँ पे राउटिंग है उसको इन डिटेल कवर करेंगे, ठीक है? सो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आप जो भी एपीआईज़ क्रिएट करते हो, जैसे कि लेट्स सपोज़ अभी इंस्टाग्राम के ऊपर ही जाओगे तो आजकल जैसे कि बिज़नेस वाला अकाउंट भी है और आपका क्रिएटर वाला अकाउंट भी है। तो वहाँ पे आपका काम आती है वर्जनिंग करना। जैसे बिज़नेस वाले अकाउंट को V1 जैसे एपीआई V1 ये बिज़नेस से रिलेटेड है, मतलब वर्ज़न 1 से रिलेटेड एपीआईज़ है, और वर्ज़न 2 जब लगाओगे तो वर्ज़न 2 से रिलेटेड हो गया। जैसे कि लेट्स सपोज़ आप अगर माइक्रो सर्विस के ऊपर जब कभी काम किए होंगे, या किसका एग्ज़ाम्पल, लिंक्डइन का ही एग्ज़ाम्पल ले लो कि वहाँ पे आपका जैसे कि एक नॉर्मल यूज़र होता है, हम लोग नॉर्मल यूज़र होते हैं, एम्प्लॉयर भी होता है वहाँ पे आपका, और रिक्रूटर भी होता है वहाँ पे आपका, कंपनी का जो सीईओ भी होती है वहाँ पे, एंड आपका जैसे कि एक आध यूज़र और भी होती है, ठीक है? तो उस केस में हम वर्जनिंग लगाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मल्टीपल एपीआईज़ को एक जगह पे हैंडल करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमको वर्जन करना पड़ता है, ठीक है? तो आप ये वर्जनिंग के केस में आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह कुछ वर्जन कर सकते हो, जैसे कि एपीआई V1 लगाते हैं, V1 का मतलब होता है वर्जन 1, V2 का मतलब होता है वर्जन 2। ऑलराइट, सो नाउ डिस्कस अबाउट द फ़िल्टर, सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन का जब यूआई मतलब रेस्ट एपीआईज़ क्रिएट करना था, आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो? फ़िल्टरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी जैसे कि प्रोडक्ट्स को आप फ़िल्टर करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एचटीटीपी मेथड के अंदर गेट को कॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो, और देन जो कैटेगरी, जैसे कैटेगरीज के हिसाब से मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया है, ठीक है? यहाँ पे आपको रेट के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से भी हो सकता है। अगर आपको प्राइस के हिसाब से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, जिसको सॉर्टिंग के केस में हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है? कुछ नहीं करना पड़ता, आपका यूआरएल हो जाता है, देन ये क्वेश्चन मार्क ऐड होती है, उसके बाद आपका कैटेगरीज का नेम होता है। जैसे कैटेगरीज एंड किस के बेस पे आप करना चाहते हैं, सेम आप सॉर्ट कर सकते हैं। पेजिनेशन के अंदर भी सेम आप कितना पेज और लिमिट कितना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने थ्योरेटिकली कंसेप्ट को समझा कि रेस्ट एपीआईज़ क्या होता है, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, क्या यूज़ नहीं करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जाम पे, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने पोस्ट वाला एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, जिसपे अभी हमने बैकएंड को अपलोड किया है, लेकिन फ्रंट एंड नहीं किया, उसको भी हम कर देंगे 1-2 दिन के अंदर में। मतलब कि उसको भी हम कर देंगे, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे आप राउट्स के अंदर जब जाओगे, डॉट राउट के अंदर जब जाओगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो रजिस्टर, ठीक है? तो रजिस्टर का मतलब हुआ कि अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा है, वहाँ पे आप साइन अप भी रख सकते हो, क्रिएट अकाउंट भी रख सकते हो, ठीक है? तो वो हो गया, ठीक है? ये आप इस तरह जैसे लॉगिन है तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है लॉगिन है। अगर आपको index.js के अंदर जाओगे तो इसके पास जैसे कि एपीआई V1 हमने यहाँ पे वर्जनिंग किया, ऑथेंटिकेट से रिलेटेड है, उसको भी हमने ऐड कर दिया, ये यूज़र रख सकते हो। उसके बाद ये आएगी, ठीक है? ये आ गया, ये यूज़र्स है, यहाँ पे यूज़र के डाटा फेच कर रहे हैं, देख सकते हो। एंड ये जैसे कि है, और उसके बाद हमने फॉरगेट कर रहे हैं, ठीक है? अपडेट कर रहे हैं डाटा को। अनलेस सपोर्ट जैसे काम चलते हैं पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे स्लैश है, ठीक है? अब स्लैश के अंदर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं पोस्ट को। अगर हम index.js के अंदर चलेंगे, पोस्ट यहाँ पे हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, इसके अंदर एस लगा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रिएट होगा पोस्ट को, ठीक है? उसी तरह हम कमेंट है तो यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर लाइक अनलाइक का केस है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे, अदरवाइज़ अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने इसको ऐड किया, उसके बाद जैसे कि हम लाइक के अंदर जाएँगे तो ये हो गया अनलाइक लाइक का राउट्स, और ये हो गया आपका टोटल किसका, पोस्ट के अंदर जैसे क्रिएट के केस में हम सिर्फ स्लैश लिखे, अपडेट केस में आईडी का यूज़ करके अपडेट कर रहे हैं, डिलीट के आईडी के यूज़ करके हम डिलीट कर रहे हैं। एंड मतलब कि राउटर डॉट गेट, यहाँ पे गेट ऑल पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट पोस्ट का जो ऑलरेडी इसको मिल जाएगा। आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हम इसके अंदर ऑल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे था ना ये वाला, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एपीआई V1 पोस्ट आएगा, ठीक है? मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड इसके पास पेस्ट कर दी, ठीक है? ये एपीआई V1 इससे पहले, मतलब कि जहाँ इससे पहले आपका यूआरएल आएगी, ठीक है? जो भी आपका डोमेन हो सकता है, यूआरएल हो सकता है, वो आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यूआरएल एंड देन ये होगा, और इसके बाद है ना, यहाँ से इसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले स्लैश आएगा, जिसके ऊपर आप क्रिएट कर सकते हो पोस्ट को, राइट? एंड उसके बाद स्लैश आईडी आ रहा था, जिसका यूज़ करके आप अपडेट कर सकते हो, राइट? एंड उसके बाद स्लैश आईडी आ रहा था, जिसका यूज़ करके आप डिलीट कर सकते थे, राइट?
उसके बाद आपको अगर गेट करना तो सिर्फ स्लैश लगा के आप गेट कर सकते थे, बिकॉज़ ऑलरेडी पोस्ट का यूआरएल है। एंड उसी तरह अगर आपको जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ और था पोस्ट वाले के अंदर, जैसे कि अगर आपको आईडी एक एक सिंगल पोस्ट डिटेल फ़ीच करना तो वो भी कर सकते हो, और लिस्ट ऑल पोस्ट को भी आप फ़ेच कर सकते हो, ठीक है? इसका आई थिंक हमको लग नहीं रहा है ज़रूरत है, बट हमने इसको ऐड किया है, क्योंकि हम ऑलरेडी इससे ऊपर कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम बताते हैं आपको स्टेटस कोड, जैसे कि ऑथ वाले ही कंट्रोलर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे हमने स्टेटस कोड जैसे कि 400 दिस इज़ द बैड रिक्वेस्ट, ठीक है? एंड उसी तरह हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग यूज़र को चेक करने के लिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 400 इसमें भी पास किए हैं। और पासवर्ड डज़ नॉट पासवर्ड को भी चेक करने के लिए हमने 201 पास करा इन द केस ऑफ क्रिएट के केस में। एंड जैसे लॉगिन के केस में जब जाओगे तो हमने यहाँ पे यूज़र फेच किया, तो यहाँ पे 404 नहीं 404 पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम डाटाबेस को कॉल कर रहे हैं, ठीक है? और उसी तरह और लास्ट में हम सर्वर एरर के लिए 500 पास कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह यूआरएल के ऊपर जैसे कि स्टेटस कोड और इसका आप वर्जनिंग कर सकते हो, और इस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, सो नाउ डिस्कस अबाउट कि जो हमने रेस्ट एपीआईज अभी डिस्कस किया, तो रेस्ट एपीआईज का यूज करके आप रियल प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को ऐड किया है रियल प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस करिए उसके अंदर हमने आपको बताया कि कैसा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप उस प्रोजेक्ट को इन डिटेल वीडियो चाहना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना। तो कमेंट करना तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, ठीक है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद अभी तक आ रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि लोगों को वीडियो भी पसंद आ रहा है, और अंदर से लगता है कि हाँ ना, लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो अब प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखे हैं रेस्ट ई-कॉमर्स एपीआई, ठीक है? आप ये क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या-क्या फंक्शनैलिटी या क्या-क्या फीचर ऐड कर सकते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। तो सबसे पहले फीचर्स के अंदर सबसे पहले आप यूज़र्स के अंदर, जैसे कि यूज़र के अंदर क्या-क्या होता है यूज़र से रिलेटेड, जैसे कि यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ द साइन अप, लॉगिन एंड फॉरगेट पासवर्ड, गेट यूज़र डिटेल्स एंड अपडेट यूज़र समथिंग, ये सब मैंने बताया आपको, ठीक है? उसी तरह प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के अंदर यूज़र कैसे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है, मतलब कौन-सा यूज़र क्रिएट करेगा, कौन यूज़र नहीं क्रिएट करेगा, उसको आप ऑथराइज़ ऑथेंटिकेशन से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? गेट यूज़र कर सकता है, प्रोडक्ट का डाटा कैसे गेट कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ये सब के बारे में हमने बताया आपको। उसी तरह यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर्स क्रिएट करना, ऑर्डर करना, किसी कार्ट के अंदर आइटम को ऐड करना, एडमिन पैनल के रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने ऐड किया है कुछ एंड पॉइंट, कुछ अपने तरफ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर हमने गेट प्रोडक्ट्स, पोस्ट प्रोडक्ट एंड गेट ऑर्डर्स एंड पोस्ट ऑर्डर्स एंड डिलीट ऑर्डर, ये मैंने कुछ ऐड किया है। बट अगर आप क्रिएट करना चाहोगे तो इसके अंदर और सारा एंड पॉइंट आ सकता है। ऑलराइट, सो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप खुद से क्रिएट करना, ठीक है? अगर आपसे नहीं होता है, आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट करना, ज़रूर मैं बना दूँगा, ठीक है? सो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करो जिससे हमको मोटिवेशन मिले। और लास्ट में ये बोलेंगे कि अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक